वेलकम टू ट्रैवल एक्स। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और सबसे पहले थैंक यू, आपने पुरानी जितनी भी वीडियोस थी उसके ऊपर बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और वीडियोस को लाइक किया। तो आज की जो वीडियो है वो भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरा फेसबुक पेज है। मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि वो कैसे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा फेसबुक पेज है ट्रैवल एक्स बाय हसीब। आप फेसबुक के ऊपर जाके सर्च करेंगे ट्रैवल एक्स बाय हसीब तो मेरा फेसबुक पेज आ जाएगा। वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। फिर उस मैसेज से हम लोग आगे कन्वर्सेशन जो है स्टार्ट करेंगे। वहीं पे मुझे दो मैसेजेस आए थे कि हमें नीदरलैंड का वीज़ा अप्लाई करना है दुबई से। जबकि उनका कहना था कि वहाँ पर दुबई में उनसे जो कंसल्टेंट हैं या जिन्हें आप नॉर्मल ज़ुबान में एजेंट्स कहते हैं, वो लोग फ़ाइल और अपॉइंटमेंट के अलावा कोई 500 दिरहम्स टू 700 दिरहम उनसे चार्ज करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हमें तरीक़ाकार बता दें कैसे अप्लाई हो सकता है ताकि हमारे ये पैसे बच सकें। तो उसी सिलसिले में मैंने पूरी रिसर्च भी की। एक दो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैंने हेल्प आउट किया था, उनका वीज़ा भी लगा। तो मैंने उसी को एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने का आज फ़ैसला किया है। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया, ताकि आपको आने वाली बाकी वीडियोस भी मिलती रहें। और अगर वीडियो आपको पसंद आया करें तो यार लाइक लाजमी कर दिया करें। उससे मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आई। जैसे आप पुरानी वीडियोस को लाइक करते रहें, अगर ये वीडियो आपको लास्ट तक आपने देखनी है। हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है। आप में से कुछ दोस्त वीडियो को स्किप करके आगे जाके देखते हैं, अंदर स्किप करते जाते हैं। पूरी वीडियो देखा करें, बाद में वो कमेंट करते हैं कि यहाँ पे क्या करें, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। हालांकि वो चीज़ मैंने वीडियो में पूरी कंप्लीट जो है वो बताई होती है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। जो नीदरलैंड है वो शेंजन वीज़ा आपको इशू करता है, यानी कि 27 कंट्रीज़ के अंदर, जिसमें मेनली जर्मनी भी है, स्पेन भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, उसके बाद आपका ग्रीस भी है, उसके अलावा इटली भी है, और भी बाकी स्टेट्स हैं। ये तो मेनली 7 to 8 कंट्रीज़ मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा भी 20 कंट्रीज़ हैं शेंजन स्टेट के अंदर, यानी कि टोटल 27 है। और सुनने में आ रहा है कि रोमानिया भी जल्दी ऐड हो जाएगा, तो 28 स्टेट्स तकरीबन हो जाएंगी। आप अपना इनमें से किसी एक कंट्री का वीज़ा लेकर किसी भी शेंजन स्टेट में जा सकते हैं। इसमें स्विट्ज़रलैंड भी शामिल है। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि कौन सी शेंजन स्टेट का वीज़ा इजी है। तो जो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस रहा है उसमें नीदरलैंड थोड़ा आसानी से वीज़ा देता है। इतना भी आसान नहीं होता, लेकिन नीदरलैंड थोड़ा आसानी से देता है। तो हम लोग इसके प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो जीसीसी और स्पेशली यूएई से यानी कि दुबई से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए है। सबसे पहला आपके पास जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट मैं बताने लगूँ वो आपको ज़रूरत है। इसमें सबसे पहले नंबर 1 पे आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, और वो वैलिड 6 मंथ के लिए होना चाहिए। वो पासपोर्ट किसी भी कंट्री का हो आपका, लेकिन वो 6 मंथ वैलिड हो। ठीक है, ओके। नंबर 2 पे हम लोग आते हैं आपका रेजिडेंस, यानी कि आपका वहाँ का वीज़ा। जिस भी कंट्री में आप जीसीसी में रह रहे हैं वहाँ का वीज़ा आपको चाहिए। ठीक है। अब यूएई के अंदर एक लॉ बना था कुछ मंथ पहले, जो कि इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। उसमें आपका जो है वीज़ा वो पासपोर्ट के ऊपर पेस्ट नहीं हो रहा। आपको वहाँ की सिर्फ एक आईडी, जिसे शायद एमिरेट्स आईडी बोलते हैं, वो इशू होता है। तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि वो वीज़ा की कॉपी कैसे लगाएंगे एप्लीकेशन में। तो वहाँ पे एक आईसीए की ऐप है, ठीक है। उनकी आईसीए ऐप आप डाउनलोड करें और उसमें लॉगिन करके आप अपने वीज़े की कॉपी ले सकते हैं। या मेरे क्लाइंट ने वहाँ पर कुछ टाइपिंग सेंटर होते हैं, वहाँ पे जाके 5 दिरहम के अंदर वो आपको कॉपी मिल जाती है। तो आप किसी भी टाइपिंग सेंटर से भी अपनी कॉपी ले सकते हैं। दो चीज़ें मैं दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी, आपके रेजिडेंस की कॉपी। नंबर 3 पे आपके आईडी की कॉपी, यानी कि आपका जो एमिरेट्स आईडी है उसकी कॉपी लगेगी। ठीक है, 3 चीज़ें आपकी हो गई। 4th नंबर पे हम लोग जाते हैं आपका ट्रैवल प्लान। अच्छा, ट्रैवल प्लान पे बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, इसको कैसे बनाना है। आप इसे एक्सेल या वर्ड में बड़ी आसानी से बना सकते हैं, पैराग्राफ की सूरत में भी बना सकते हैं, टेबल की सूरत में भी बना सकते हैं। इसमें होगा क्या, मेनली आपने वीज़ा ऑफिसर को अपना एक प्लान देना होता है। यानी कि आप सपोज़ करें 7 डेज़ के लिए जा रहे हैं। याद रखें, शेंजन वीज़ा जब भी अप्लाई करें कोशिश करें 7 to 10 डेज़ के अंदर ही अप्लाई करें,
कुछ लोग 2 दिन का अप्लाई कर देते हैं, 5 दिन का, या कुछ लोग 1 महीने का, तो वो वहाँ पे डाउटफुल थोड़ा सा हो जाता है कि ये बंदे ने पता नहीं वापस आना है कि नहीं आना। तो फर्स्ट वीज़े की बात कर रहा हूँ। सेकंड वीज़ा तो आप मल्टीपल ही अप्लाई करेंगे, उसका इशू नहीं, लेकिन फर्स्ट वीज़ा आप कोशिश करें अपना 7 to 10 डेज़ का प्लान दें। उस प्लान के अंदर आपने क्या बताना है कि जिस दिन आपने यहाँ से फ्लाई करना है अपने कंट्री से, उससे लेकर जब आपने वापस अपनी कंट्री में आना है, उसके हर दिन को आपने उस प्लान के अंदर शो करना है। जैसे कि आप फर्स्ट डे फ्लाई कर रहे हैं, सेकंड डे आपने अपने होटल का नाम लिखना है कि यहाँ पे आप पहुँचेंगे, उस दिन आप किस किस प्लेसेस पे जाएंगे, फिर सेकंड डे किस प्लेसेस पे जाएंगे, थर्ड डे किस प्लेसेस पे जाएंगे, फोर्थ डे किस प्लेसेस पे जाएंगे, फिफ्थ डे कहाँ पे, ऐसे सो होना आप किन किन प्लेसेस पे जाएंगे, वो आपने एक पूरा ट्रैवल प्लान देना होता है। अच्छा, अब जैसे कि शेंजन वीज़ा है, आपको नीदरलैंड का वीज़ा इशू हो गया, वहाँ से जर्मनी भी जा सकते हैं, ट्रेन पे बैठ के इटली भी जा सकते हैं, ग्रीस भी जा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें अपने ट्रैवल प्लान के अंदर एटलीस्ट हाफ, यानी कि अगर आपका 10 दिन का है तो 6 दिन आप नीदरलैंड के शो करवाएं, बाकी 4 दिन अपनी बाकी कंट्रीज़ के शो करवाएं। वरना वीज़ा ऑफिसर ये समझेगा कि यार ये वीज़ा नीदरलैंड से ले रहा है और जा ये बाकी कंट्रीज़ में रहा है, पता नहीं क्या डाउट है, वहाँ पे ब्लैक लिस्ट है या क्या इशू है। नो डाउट ये शेंजन स्टेट अपना वीज़ा जो है वो जो आपका डाटा होता है वो शेयर करते हैं आपस में, लेकिन जो नॉर्मल प्रैक्टिस है वो यही है कि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं सबसे ज़्यादा आपका वहाँ का प्लान होना चाहिए। ओके, अगर हम लोग आगे जाते हैं 5th नंबर पे, तो आपके पास एक ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस क्या होती है? आप जितने भी दिन वहाँ पे उस कंट्री के अंदर रहते हैं, उसके दरमियान में आप बीमार हो जाते हैं, आपका पासपोर्ट गुम हो जाता है, आपको कोई इमरजेंसी हो जाती है, या आपकी फ़्लाइट्स डिले हो जाती हैं, तो वो भी इंश्योरेंस में कवर होता है। बहुत कम लोग ये जानते हैं। आप अगर कंप्लीट इंश्योरेंस लेते हैं तो उसके अंदर आपकी अगर फ़्लाइट डिले हो रही है तो आपको इंश्योरेंस उसकी पेमेंट करता है। आपका अगर लगेज गुम हो जाता है तो भी इंश्योरेंस आपको पेमेंट करता है। अच्छा, कुछ लोगों को डाउट है कि जो शेंजन की जो इंश्योरेंस है वो 30,000 यूरो की रिक्वायरमेंट है, तो वो 30,000 यूरो लोग समझते हैं आपको खर्चना पड़ेगा। नहीं, ये 30,000 यूरो कवरेज होती है कि मैक्सिमम आपको इंश्योरेंस कंपनी 30,000 यूरो तक अकोमोडेट करेगी। अब इसमें आप कितने की आएगी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके पास दुबई के अंदर मैं बात करूँ तो 70 दिरहम से 120 दिरहम के दरमियान में आएगी। आप इसको ऑनलाइन भी कहीं से भी ख़रीद सकते हैं, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में जाके भी ख़रीद सकते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से मिल जाती है। और अगर आप खुद ना समझ आए तो आप मुझसे मेरे फेसबुक पे कांटेक्ट कर लें, मैं भी आपको ये ट्रैवल इंश्योरेंस दे दूंगा। ओके, 6 नंबर पे हम लोग अगर बात करें तो हमारे पास एक ट्रैवल जिसे फ़्लाइट रिजर्वेशन 6 नंबर पे हमारी आएगी। हमारे पास फ़्लाइट रिजर्वेशन होती है। अब कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट है कि क्या ये कंफर्म टिकट्स होते हैं? नहीं, ये सिर्फ रिजर्वेशन होती है। ये भी आपको किसी भी ट्रैवल एजेंट से टूर एंड ट्रैवल कंपनीज हर जगह पे आपको मिल जाती हैं, वहाँ से आपको 50 से 100 दिरहम के अंदर मिल जाएगी। इसी तरह ऑनलाइन भी मिलती हैं। अगर आपको इसमें लेने में मुश्किल हो तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ट्रैवल जो है टिकट रिजर्वेशन और इंश्योरेंस मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, अब 7th जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर आपकी बैंक स्टेटमेंट। आपके पास बैंक स्टेटमेंट लाजमी होनी चाहिए और ये 6 मंथ की हो। अच्छा, मिनिमम बैलेंस की बात करूं तो अगर मैं यूएई को लेकर बात करूं तो आपके पास एटलीस्ट 20 to 25,000 बैलेंस हो, और जो 6 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट है ये इस तरह बननी चाहिए कि आपको हर महीने सैलरी जो है वो बैंक में आनी चाहिए आपके। अगर वो बैंक में नहीं आ रही और आपको बाय हैंड मिल रही है, सैलरी स्लिप पे मिल रही है, तो आप वो सैलरी स्लिप साथ लगाएंगे, लेकिन वो सैलरी लेने के बाद आप बैंक में डिपॉजिट करें और साथ अपने कवर लेटर के अंदर आपने ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है। मैं आगे कवर लेटर का भी बता देता हूँ। कवर लेटर के अंदर ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि मेरी जो सैलरी है वो बैंक में क्रेडिट नहीं होती, लेकिन मैं अपनी अमाउंट बैंक में डाल देता हूँ, ठीक है। अगर आप ये काम करेंगे कि 6 महीने की स्टेटमेंट लगा रहे हैं और 2 महीने पहले आपने इकट्ठा 20,000 दिरहम अंदर डाल दिया, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को ये डाउट हो जाता है कि भाई ये सिर्फ वीज़ा लगवाने के लिए इसने स्टेटमेंट बनाई है और ये बंदा वापस नहीं जाने वाला, ठीक है, ये यूरोप के अंदर ही रह जाएगा, और जैसे नॉर्मली काफ़ी लोग करते हैं, ठीक है। ओके, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद कवर लेटर, मेन इसको भी कह सकते हैं। इसमें आपने एक्सप्लेन करना होता है अपना, आप कौन है, आप
कहाँ से हैं आप, कितने साल से अपने इस जिस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे रह रहे हैं, आपकी सैलरी कितनी है। अगर आपने किसी और कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवल किया, उनके नाम लिखेंगे कि मैं टूरिस्ट हूँ, मैं पहले इन कंट्रीज़ में जा चुका हूँ। और आप बाकी भी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे कि मैं इस शौक के लिए जा रहा हूँ, टूरिज़्म के लिए, और मैं इतने दिन रह के वापस आ जाऊँगा। ठीक है, ये चीज़ें अपने कवर लेटर के अंदर एक्सप्लेन करनी होती हैं। और इसमें एक बात याद रखें, अगर आपका शेंजन पहले वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है तो प्लीज़ ये चीज़ वहाँ पे एक्सप्लेन करें 1-2 लाइनों में कि मैंने पहले इस कंट्री के अंदर अप्लाई किया था लेकिन इस रीज़न की वजह से। और कोशिश करें अगर उसकी कॉपी पड़ी है तो साथ लगा दें, बेहतर होता है कि मुझे, या वो पॉइंट लिख दें कि मुझे इस पॉइंट के बिहाफ पे रिजेक्ट किया गया था, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मुझे रिजेक्ट करना चाहिए था, लेकिन मैं रिस्पेक्टफुली वीज़ा ऑफिसर का डिसीजन जो है वो एक्सेप्ट किया था मैंने, और मैं अब आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे वीज़ा इशू करें। ठीक है, ओके। उसके बाद जो है, अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है किसी और कंट्रीज़ की, चाहे वो किसी भी कंट्री का वीज़ा लगा है या आपने वीज़ा ऑन अराइवल लेके वो स्टैंप लगवाई हुई है, तो उनकी कलर कॉपीज़ लेके वो भी साथ अटैच कर दें। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद नो ऑब्जेक्शन लेटर, बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही ज़रूरी। इसके बिना समझ लें कि आपका वीज़ा अप्लाई नहीं हो सकता। और बहुत सी कंपनीज आपको नो ऑब्जेक्शन लेटर नहीं देती, जिसे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में एनओसी भी बोलते हैं। ठीक है, एनओसी में आपने लिखना क्या है, एक तो सबसे पहली बात है ये कंपनी के लेटर हेड पे होगा, जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसके लेटर हेड पे बनवाना है, कंपनी की स्टैंप भी लगवानी है, और अपने मैनेजर, एचआर डिपार्टमेंट के मैनेजर से या दूसरे जो भी आपका मैनेजर है या शॉप है जो भी ओनर है उसके स्टैंप और सिग्नेचर लाजमी होंगे। ठीक है, उसके अंदर आपने लिखना क्या है कि आप कब से उस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी कितनी है, आपकी डेजिग्नेशन यानी कि आप क्या जॉब कर रहे हैं वहाँ पे और कब से कर रहे हैं। उसके अलावा ये भी आपने एक्सप्लेन करना है, उसके अंदर लिखना है कि कंपनी की तरफ से कि आपको परमिशन दी जा रही है, आप नीदरलैंड का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और उनको कोई इस पे ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, उसमें एक लाइन वो लोग ये ऐड कर देते हैं कि हम ये खर्चा अपना खुद उठाएगा, ठीक है, हम इसका खर्चा नहीं करेंगे, तो उससे कोई इशू नहीं होता। वो यही एक्सप्लेनेशन होती है कि ये खुद अपनी मर्जी से टूरिज्म के लिए जा रहा है। ठीक है, ओके, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हो गए जो मैंने ऊपर आपको बता दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर आपके पास कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली इतना प्रेफर नहीं करता एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। एक वीज़ा ऑफिसर के पास, आप खुद सोचे दिन में कितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं। अब वो आपका कवर लेटर भी रीड कर रहा है, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस भी देख रहा है, आपका टिकट रिजर्वेशन भी देख रहा है, आपके सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, एक वीज़ा फॉर्म भी आपको चाहिए। ठीक है, ये वीज़ा फॉर्म आपको नीदरलैंड की वेबसाइट से मिलेगा, वहाँ पे आपने ऑनलाइन इसको फिल करना है और उसके बाद उसका पीडीएफ जो है वो प्रिंट कर लेना है, क्योंकि वो प्रिंट जो है आपने साथ वीएफएस ऑफिस में जमा करवाना है। लेकिन इसको बाय हैंड बिल्कुल नहीं फिल करना, ऑनलाइन ही फिल करना है उनकी वेबसाइट पे, क्योंकि वो डाटा उनके डाटाबेस में भी जाता है और एक कॉपी साथ लगती है। ठीक है, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद आपने वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट खोलनी है नीदरलैंड के लिए, दुबई से। अपना अकाउंट अगर नहीं बना तो वो 1 मिनट के अंदर बन जाता है, ईमेल और पासवर्ड के साथ। वहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट्स चेक करनी है। अपॉइंटमेंट्स आपने सारी चेक करने के बाद जो भी आपको लेटेस्ट अपॉइंटमेंट मिल रही है या आप उसे कुछ वक्त के बाद लेना चाह रहे हैं, तो अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने उसकी फ़ीस मैं आपको बता देता हूँ 116 दिरहम है। अभी तक जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूँ 116 दिरहम मैंने चेक किया है, मिल रही है 116 दिरहम के अंदर अपॉइंटमेंट। ठीक है, वो आपने अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करके बुक कर लेना है। उसके बाद जो आपने फॉर्म फिल किया था और जो बाकी ऊपर लिस्ट मैंने डॉक्यूमेंट्स की बताई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा मैं, वो आपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं लेकर वीएफएस के ऑफिस चले जाना है उस दिन। वहाँ पर आपके टोटल लगेंगे 430 दिरहम आपने वीएफएस ग्लोबल के ऑफिस में पे करने हैं, जिसमें आपकी अपॉइंटमेंट फ़ीस तो आपने ऑलरेडी ऑनलाइन पे कर दी थी, बाकी ये वीज़ा फ़ीस और वीएफएस की फ़ीस होगी। ठीक है, उसके बाद आपने जब वीएफएस ऑफिस के पास ऑफिस में जा रहे हैं तो प्लीज़ एक मैं आपको टिप दे देता हूँ, आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को एक तो कलर कॉपी करवाइएगा और हर पेपर की 2-2 कॉपीज़ रख लें और अपनी फ़ोटो लाजमी साथ रखें, 2 से 3 फ़ोटोज़ रख लें। कभी कभार क्या हो जाता है, कोई डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हो जाता है, तो आपको टेंशन ना हो, आपको वहाँ पे मिल जाए। ठीक है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रीड करके जाएं,
कहीं, ताकि कोई गलती ना हो। एक दिन पहले पूरी अपनी फ़ाइल को कंप्लीट कर लें और फिर वीएफएस के ऑफिस जब आपकी अपॉइंटमेंट है जाएं, बिल्कुल। और लोगों को डर होता है कि वहाँ पे कोई इंटरव्यू हो रहा है। वीएफएस जो है वो एक एजेंट है, वो आपके डॉक्यूमेंट सिर्फ लेकर आगे सबमिट करते हैं, वो किसी भी सूरत में आपको आगे नहीं देते। वो आपका वीज़ा नहीं प्रोसेस कर रहे, उन्होंने सिर्फ, उनका काम ये होता है वो एम्बेसी के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं। तो आप उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स। जैसे आप किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं, वहाँ पे अपने फिंगरप्रिंट दें और फिनिश, ये आपका काम है। उसके बाद आपको ईमेल आती है और उस ईमेल के बाद आप अपना पासपोर्ट जब आपको बाय कुरियर आ जाता है तो उसमें डिसीजन होता है कि आपका वीज़ा लग गया या नहीं। बात मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की, मैं ऐड करता जाऊँ। अगर आपको फिर भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं, जो कि मैं इतना रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वीज़ा ऑफिसर के पास टाइम नहीं है इन चीज़ों के लिए, तो आप बिल्कुल अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, अपना ड्राइविंग लाइसेंस और कोई फैमिली सर्टिफिकेट आप करना चाहते हैं वो करें। टैक्स का पेपर तो लगेगा नहीं क्योंकि दुबई में टैक्स होता नहीं है, इनकम टैक्स है नहीं है, ठीक है। उसके अलावा फ्लैट का पेपर लगा सकते हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता। मेरे कुछ जो सब्सक्राइबर्स हैं जिनसे मेरी बात होती है, जिनका वीज़ा लगा है, उन्होंने कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, क्योंकि आप फाइल को जितना सिंपल रखेंगे मेरे ख्याल में उतना ईजी है। आप खुद को वीज़ा ऑफिसर की जगह पे अगर रखें तो आपको भी मेरे ख्याल से वही आसानी लगेगी, जो फ़ाइल मतलब सीधी डायरेक्टली पूरे डॉक्यूमेंट्स होंगे। अगर वो बहुत बड़ी फ़ाइल है, आप कहेंगे यार इसको किस तरह मैं अब इतना टाइम दूंगा, आप साइड पे कर देंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट थी। इसके अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज ट्रैवल एक्स बाय हसीब पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको फ़ाइल भी बना के दे सकता हूं, लेकिन मैं कहूँगा, रिकमेंड करूँगा आप अपनी फ़ाइल खुद बनाएं। हाँ, आपको रिजर्वेशन में इशू आ रहा है, इंश्योरेंस में इशू आ रहा है, तो मैं हाज़िर हूँ, मैं आपको उसको प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। वो मैं सर्विस आपको दे सकता हूँ। फ़ाइल बनाने की सर्विस भी हम लोग देते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप खुद बनाएं। फिर भी अगर आपको खुद नहीं बनानी तो हम हाजिर हैं, हम आपको फ़ाइल बना के देंगे। उसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बिल्कुल आसान तरीका है, जो मैंने फ़ाइल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बताएं, इनको इकट्ठे करें, अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लें और जाके जमा करवा दें। यही है। एजेंट लोग आपको डराते हैं, वो ये बहुत मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपका डेजिग्नेशन अच्छा है, अब लेबर अप्लाई करेगी तो नॉर्मली बात है वो रिजेक्ट ही होगा, क्योंकि उसकी सैलरी अगर 5,000 दिरहम आ रही है और वो लेबर है तो कैसे आपको वीज़ा मिलेगा। आपकी डेजिग्नेशन अच्छी है, आपकी सैलरी 5,000 से ऊपर है, तो इंशाल्लाह आपका जो है वीज़ा शेंजन लग जाएगा। और अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो भी एक अच्छा वैलिड पॉइंट है, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं, ये भी अच्छा पॉइंट होता है, क्योंकि उनको ये यकीन होता है कि ये बंदा वापस आएगा। मेनली शेंजन में यही होता है कि ये बंदा वापस आ जाए, तो वो आपके प्रूफ होता है, आपके अच्छी डेजिग्नेशन से, अच्छी सैलरी से, आपकी फैमिली वहाँ पे आपके साथ रह रही है। तो लेकिन मैंने सिंगल लोगों के भी वीज़े लगते देखे हैं, मैंने बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़े लगते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा यार अप्लाई करें। आपको टोटल खर्चा 600 दिरहम ही आएगा, किसी एजेंट को कुछ ना दें, ये चीज़ें पूरी करें। 600 मैं इस तरह बता रहा हूँ कि उसमें इंश्योरेंस भी बता दिया मैंने आपको, टिकट कॉपी A to Z VFS की हर चीज़ मिला के बता दिया कि 600 के अंदर आपका ये वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। नहीं लगेगा यार फिर अप्लाई करें, नहीं लगेगा फिर अप्लाई करें। मैं एक बंदे को जानता हूँ, उसके 5 दफ़ा रिजेक्शन हुई, लेकिन 6 टाइम नीदरलैंड ने उसको वीज़ा दिया। तो आपने बिल्कुल उम्मीद नहीं छोड़नी, वीज़ा अप्लाई करते रहें, इंशाल्लाह लगेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुंचती रहें, ठीक है। और वीडियो अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई और आपको लग रहा है कि आपको किसी एजेंट के बिना आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, तो नीचे लाइक का बटन आपने लाजमी दबा देना, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।